हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरजेएस मेंस 2025 का सिविल का मेंस का पेपर। तो हम डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया था सीपीसी से, ऑर्डर 21 रूल 34 पूछा था। क्वेश्चन था प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंस ऑफ द डिक्री पास बाय द कोर्ट। कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी है तो उसका एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बेयर एक्ट का क्वेश्चन है। ऑर्डर 21 रूल 34 क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो डिक्री होल्डर है वो ड्राफ्ट बनाएगा एक कि जजमेंट डेटर ने नेगलेक्ट कर दिया है और रिफ्यूज टू ओबे कर दिया है डिक्री को, और फिर भी ड्राफ्ट बना के नहीं एग्जीक्यूटिव कोर्ट को भेजेगा। कोर्ट क्या करेगा कि वो जजमेंट डेटर को ड्राफ्ट को सर्व करेगा टुगेदर विद नोटिस कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तुमको तो वो विद इन टाइम, ये टाइम कोर्ट ही फिक्स करेगा, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कोर्ट को रिप्लाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया है जजमेंट डेटर ने तो उसको रिजॉल्व करेगा कोर्ट। अगर जजमेंट डेटर ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है तो कोर्ट ड्राफ्ट को अप्रूव कर देगा, कुछ अल्टरेशन भी कर सकता है। दिस इज ऑल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद क्या करेगा कोर्ट, एग्जीक्यूशन बाय द कोर्ट। डॉक्यूमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द document is then executed by the judge or an appointed officer on behalf of judgment debtor. The execution must follow a specific form CD judge of the court of Falana for AB in a suit by E and F against A and B। इस तरीके से कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसमें एक और पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन का। If document requires registration under Registration Act, the court ensure that it is registered. The court executed document has the same legal effect as if executed by the party themselves। अगर कोर्ट ने रजिस्टर कराया है तो उसका इफेक्ट सेम होगा जैसे पार्टियों ने रजिस्टर कराया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है सीपीसी का ही है, सेक्शन 91 और 92 से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि सिविल कोर्ट इज एम्पावर्ड टू एंटरटेन सूट और पब्लिक इंटरेस्ट, एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड प्रोसीजर टू फाइल सच सूट। डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 91 92 पब्लिक चैरिटी और न्यूसेंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 91 होता है पब्लिक न्यूसेंस और सेक्शन 92 होता है पब्लिक चैरिटीज़। तो इसमें सिंपल है कि सेक्शन 91 में कि क्या क्या कौन कौन केस इंस्टीट्यूट कर सकता है। अ सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर इंजंक्शन रिगार्डिंग पब्लिक न्यूसेंस और अदर लॉफुल एक्ट अफेक्टिंग इन पब्लिक में बी इंस्टीट्यूटेड बाय एडवोकेट जनरल और टू वन मोर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट इवन इफ नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड बाय रीजन ऑफ सच न्यूसेंस और रॉन्गफुल एक्ट। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर एज सच कहीं स्पेसिफिकली नहीं दिया है इसमें, बट सिंपली यही रहेगा। एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट्स की लीव को टू इंस्टीट्यूट द सूट, कोर्ट एवेल्यूएट करेगा इफ द इश्यू अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज, सिंपल। इसके बाद सेक्शन 92 पूछा है, 92 पब्लिक चैरिटीज आ जाएगा। वेयर देयर इज एन अलेज्ड ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पब्लिक पर्पज of a charitable or religious nature, a suit can be instituted by advocate general or two or more person having an interest in trust with the leave of the court। ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर के अलावा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें भी बहुत ज़्यादा आता है कि सेक्शन 92 क्या डिफाइन करता है, पब्लिक चैरिटी कौन फाइल कर सकता है, सेक्शन 91 कौन फाइल कर सकता है, ये जो है इसकी इनका इंटरेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं इसके। प्रोसीजर क्या रहेगा सेक्शन 92 का, सेम प्रोसीजर रहेगा। कोर्ट की लीव ली जाएगी, प्लेंटिफ मस्ट ऑप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, द रिलीफ कैन नॉट बी सोल्ड बाय स्पेसिफिक इंक्लूडिंग रिमूविंग ट्रस्टीज, अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी, डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरी। सेक्शन 92 में बहुत सारे और भी ग्राउंड्स और भी वो दे रखेंगे क्या क्या रिलीफ दी जा सकती है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है कि एक्सटर्नल एड क्या क्या होते हैं टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एक्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स, जिस टाइम पे बिल बनना होता है, हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव लेजिस्लेशन एम टू अचीव, पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट में उस टाइम पे क्या क्या डिबेट हुई, वो सब चीज़ें रेलिवेंट होती हैं एक्सटर्नल एड एज ए एक्सटर्नल एड। रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन, डिक्शनरीज, फॉरेन डिसीजन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आता जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है लिमिटेशन एक्ट से, सेक्शन नंबर 19, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। क्वेश्चन है कि अगर एक डेट है टाइम बार्ड हो गया है, ठीक है, टाइम बार्ड होने के बाद उसका पार्ट पेमेंट किया गया है, तो वो जो उसका लिमिटेशन पीरियड है वो रिवाइव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सिंपल, ये लीगलिटी स्टेटमेंट सही है नहीं है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस डेब्ट कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लीगलिटी ऑफ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट लीगली एक्यूरेट, सही बात है। अगर क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ट्रिगर्ड बाय पार्ट पेमेंट ऑफ अ डेट only if payment is made before the expiration of prescribed period of limitation. Once the limitation period expired, the debt becomes time barred. A part payment made after this expiration cannot respectively revive or extend the dead limitation period under the limitation act. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा है कि अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, उससे पहले पार्ट पेमेंट किया है, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा लिमिटेशन पीरियड जिस दिन से पार्ट पेमेंट किया गया है। लेकिन अगर पार्ट पेमेंट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड किया गया है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और किन किन सर्कमस्टांसेस में इसको रेस्टोरेशन कर सकते हैं, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इस चीज़ के बारे में डील करता है कि अगर रिटन एंड साइंड एग्रीमेंट क्या कहता है, वाइल एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सेप्शन इज मेड टू प्रोवाइड टू पे टाइम बाय डेट फॉर रेस्टोरेशन, कंडीशन मस्ट बी मेड, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे द डेट वेदर होली और इन पार्ट, प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय देयर ऑथराइज एजेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, फ्रेश वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 ये डील करता है टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है सेक्शन नंबर 55 से रिलेटेड टाइम का एसेंस के रिगार्डिंग। टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, ये तो सही बात है, टाइम एसेंस नहीं होता है जनरली इन कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में टाइम एसेंस नहीं होता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ, आल्सो स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस केस। जनरल रूल क्या कहता है, सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर time is of essence depends on the intention of the party. In Indian jurisprudence, there is settled legal presumption that in contract of a sale of immovable property, time is not the essence. The principle laid down by Supreme Court in the landmark case Chandrani versus Kamalani 1993, where the court held that merely mentioning a specific date for payment or execution does not automatically makes time the essence. The intention must be gathered from the terms, nature of the property, and surrounding circumstances. इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं अगर एक्सप्रेस स्टिपुलेशन हुआ है कि अगर पार्टीज ने दोनों ने कह दिया कि नहीं भाई साहब टाइम इसमें एसेंस है, तो टाइम एसेंस होगा। सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिससे कि लग रहा है कि टाइम एसेंस है, जैसे कि हाईली वॉलेटाइल मार्केट प्राइस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उस केस में टाइम एसेंस हो जाएगा। बाई नोटिस, इवन इफ टाइम वाज नॉट ओरिजिनली द एसेंस, इफ वन पार्टी डिलेज अनरीजनेबली, the other party can serve a clear notice making time the essence and giving a reasonable specific time frame to perform the contract. Simple. ये 3 ग्राउंड हैं, एक्सप्रेस स्टिपुलेशन, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, बाई नोटिस। इन केसेस में जो टाइम एसेंस नहीं होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में, जो जनरल रूल है, अगर ये 3 केस हैं तो टाइम एसेंस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Under the following circumstances, how the court fees, एक सेकेंड hold on, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। Under the following circumstances, how the court fees shall be calculated in the suit for partition and to determine the separate share of joint undivided property of the family. ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, ठीक है। इसमें पहला था, 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। बाय द प्लेंटिफ हु हैज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पोजेशन, द सूट इज फाइल्ड फॉर सीकिंग रिलीफ ऑफ सेपरेट पोजेशन ऑन एक्सक्लूजन ऑफ पोजेशन।
कि एक प्लेंटिफ है उसको एक्सक्लूड कर दिया है पोजेसन से और वो सूट फाइल करता है सीकिंग रिलीफ फॉर सेपरेट पोजेशन, उसको सेपरेट पोजेशन चाहिए, तो उसकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उस पर कोर्ट फीस कैसे डिसाइड होगी। तो इस केस में जब प्लेंटिफ को एक्सक्लूड कर दिया पोजेशन से और वो रिलीफ चाह रहा है किस रिगार्डिंग सेपरेट पोजेशन की, तो इस केस को हम क्या मानेंगे, रिकवरी ऑफ पोजेसन का केस मानेंगे। When a plaintiff has before been ousted or excluded from the joint possession of the family property and seeks partition along the relief of separate possession, it is treated as suit for recovery of possession. Consequently, an ad valorem court fees must be paid, computed on the market value on a specific share of the property claimed by the plaintiff. तो पूरी वैल्यू पे नहीं लगेगा, जिस वैल्यू पे वो क्लेम कर रहा है उस वैल्यू पे, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पे एड वलेरम मतलब जितना वो पोर्शन है ना उस पे लगेगा, फिक्स नहीं होता है, वॉलेटाइल होता है एड वलेरम ऑन द वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। और इसमें एक दूसरा केस है वेयर द सूट इज फाइल्ड बाय पार्टीशन फॉर प्लेंटिफ शेयर जॉइंटली पजेस्ड प्रॉपर्टी। ये सिंपल पार्टीशन का सूट है, जॉइंटली पजेस्ड प्रॉपर्टी है, तो इस केस में फिक्स कोर्ट फीस लगेगी जो शेड्यूल सेकंड में दी गई है। बहुत सारे हैं, देख लेना, इतना ज़्यादा शेड्यूल सेकंड को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर देख सकते हो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यार एक तो क्वेश्चन और सेक्शन में कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा। एक्सप्लेन द प्लेंटी प्रोविजन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट ऑफ रेवेन्यू लैंड इन केस ऑफ अपीयरेंस आफ्टर नोटिस एंड नॉन अपीयरेंस आफ्टर नोटिस अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है लैंड रेवेन्यू का और उसको नोटिस दिया है और वो अपीयर हो जाता है तो, और अपीयर नहीं होता है तो क्या क्या पेनल्टी प्रोविजन लगेंगे, ये एक बार देख लेना है यार। ये हो सकता है गलत हो क्योंकि मुझे इसका बेयर एक्ट मेरे पास नहीं है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट का, और ये शायद चेंज भी हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार तो देख लेना है इसको। तो प्रोसीजर क्या रहता है, तहसीलदार इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नोटिस इशू करता है। द तहसीलदार इशू नोटिस टू ट्रेसपासर टू शो कॉज व्हाई दे शुड नॉट बी इविक्टेड, penalty upon appearance. If the person appears and is found to be unauthorized occupant, the Tehsil will order eviction and can impose a penalty. The penalty can be up to 50 times of the annual rent assessed on the land. Also liable to assess rent for period of unauthorized occupant. इसमें जहाँ तक है मेरे को याद आ रहा है 3 months प्लस पेनल्टी ये रहती है, अप टू 3 months प्लस पेनल्टी जो भी रहेगी, और उसका रेंट है वो तो रहेगा ही। और जो अगर नॉन अपीयरेंस होता है तो उसमें एक्स पार्टी तो कर ही सकता है, तहसीलदार एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकता है, और इसमें नॉट लेस देन 1 month विच में एक्सटेंड टू 3 years प्लस 20,000 फाइन। और ये जो पेनल्टी है जो ऊपर वाली अपॉन अपीयरेंस वाली ये तो लगेगी, ये भी लग सकती है अप टू 50 times ऑफ द रेंट। तो प्लीज़ एक बार ये चेक कर लेना, सेक्शन 91 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है पूछा गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Defendant took a defense that suit is not maintainable because the document is not registered. गलत बात। Explain with the help of the case law about the admissibility and use of such unregistered agreement in evidence. देखो क्या है, हुआ क्या था, एक स्पेसिफिक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था इमूवेबल प्रॉपर्टी का। डिफेंडेंट कहता है कि नहीं ये सूट मेंटेनेबल ही नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। देखो ये बात तो सही है कि डॉक्यूमेंट अगर अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र का इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि वो एविडेंस में एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या सॉल्यूशन होगा मेरे हिसाब से, द डिफेंसेंस taken by the defendant is not valid for a suit for specific performance, while section 17 of the registration act 1908 require document transferring rights in immovable property to be registered. Section 49 states that unregistered documents cannot affect the property to be received as evidence. There is a crucial statutory exception. Evidence में तो ले सकते हैं उसको, provided to section 49 of the registration act। एक बार registration act section 49 देख लेना। states that unauthorized unregistered document affecting immovable property may be received as an evidence of a contract in suit for specific performance under chapter 2 of specific relief act 1963 or as evidence of any collateral liability not required to be affected by the registered instrument। इसमें एक important case law है सुप्रीम कोर्ट का, एस कलादेवी वर्सेस
VR Somsundaram, the clarified that the unregistered sale agreement is admissible in evidence. Admissible evidence, very important. In suit for specific performance, the court noted that document required to be registered, if unregistered, can still be used as evidence of the agreement to sell, which is very foundation of the specific performance act. देखो बिल्कुल सही बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर ट्रांसफ़र है तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 49 का प्रोवाइड जो कह रहा है कि मे बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सही बात, बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसने डीप से पढ़ा होगा वही कर पाया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है लैंडलॉर्ड हैज़ अ राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन। अरे यार बड़ा सिंपल सा है, सेक्शन नंबर 10 पूछा है राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट का, देख लेना, ये पूरा नहीं है। 3 साल वाली कंडीशन भी आएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 1 साल वाली कंडीशन, आर्म फोर्स का मेंबर 1 साल वाली कंडीशन, ये देख लेना। इसमें और भी है, बहुत सारा कुछ है, देख लेना, इसमें कुछ बताने को नहीं है। सेक्शन 10 देखना है लैंड कंट्रोल का, ये 4 मार्क्स का है बाय द वे। अब की बार 8 ही क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा नहीं है, मैं ये बता देता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल बेस्ड। देखो हुआ क्या था, एक नेशनलाइज बैंक थी, उसने एक कंपनी है, उसको लोन दिया था। कितनी तारीख को दिया था लोन? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को उसने लोन दिया था। जो बी कंपनी थी उसने डिड नॉट मेक द पेमेंट एंड ए रिकॉल्ड द लोन। बी कंपनी ने रिपेमेंट नहीं किया लोन का, और तो ए जो बैंक थी उसने 1 जनवरी 2017 को नोटिस इश्यू किया। बी ने फिर भी नोटिस नहीं किया और उसका नोटिस का रिप्लाई भी नहीं किया। ऑडिट टीम आई बैंक में ऑडिट टीम आई तो उसने मांगा बैलेंस शीट बी से कि ऑडिट टीम को दिखाए। बी से क्या हुआ, बी ने क्या किया, 10 अक्टूबर 2017 को एक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का अकाउंट स्टेटमेंट उसके डायरेक्टर के द्वारा साइन किया हुआ भेजा ए को। द बैलेंस शीट अकाउंट स्टेटमेंट शोज द एंट्रीज ऑफ लोन एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन। जो उसकी जो बैलेंस शीट थी, किसकी, बी की, उसमें लोन आउटस्टैंडिंग दिख रहा था, और ठीक है, और वो साइंड था किसके द्वारा, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी, उसके द्वारा साइंड था। उसके बाद क्या किया, बैंक ए ने 1 जनवरी 2019 को बी के अगेंस्ट लोन अमाउंट का रिकवरी का सूट फाइल किया। बी बोलता है कि सूट ये टाइम बार्ड लिमिटेशन के, बी कंटेंट देते सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो क्या होगा इस केस में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। सूट का फाइल हुआ है 1 जनवरी 2019। जनरली अगर वो साइन करके नहीं है, वो नहीं देते उसको, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कब एक्सपायर हो जाता, 1 जनवरी 2015 को लोन दिया था, तो 1 जनवरी 2015 से अगर 3 साल जोड़ते हैं तो 31 दिसंबर 2017 तक इसका लोन, इसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं यार, सॉरी, नोटिस रिकॉल का कब इश्यू किया था, 1 जनवरी 2017, हाँ 1 जनवरी 2017, यहाँ से 3 साल काउंट होंगे, 1 जनवरी 2020 तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, जनरली लिमिटेशन पीरियड कब का होता है, 3 साल का होता है। 3 साल कहाँ से काउंट होंगे, जहाँ से नोटिस इश्यू किया है। रिकॉल नोटिस वाज इश्यूड ऑन 1 जनवरी 2017, तो 1 जनवरी 2020 तक इसका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा था, लेकिन बी ने साइंड बैलेंस शीट प्रोवाइड किया 10/10/2017, देयरफॉर व्हिच एल्विस ऑफ द एंट्री ऑफ द लोन एंड आउटस्टैंडिंग वन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो ये वाला केस था असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस विशाल जायसवाल द्वारा के ऑथराइज्ड authoritatively ruled that entries made in balance sheet of the corporate amounts to a valid acknowledgement of debt in writing under section 18 of the Limitation Act. Since the acknowledgement
10/10/2017 को अकर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड ए फ्रेश 3 ईयर लिमिटेशन स्टार्ट फ्रॉम 10/10/2017 द बैंक फाइल द सूट ऑन 1/1/19 वेल विद इन द रिन्यूड 3 ईयर विंडो। देखो ये सूट लिमिटेशन से बाहर नहीं माना जाएगा क्योंकि 1 जनवरी 2017 को उन्होंने नोटिस इशू किया, और लेकिन इन जनरली 1 जनवरी 2020 तक इसका टाइम बार्ड हो जाता, बट उन्होंने 10 अक्टूबर 2017 को एक लेटर बैलेंस शीट साइंड उनको प्रोवाइड कराई बैंक ए को। देयरफॉर तो 3 ईयर का पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा 10 जनवरी 2017, और जो नोटिस जो सूट फाइल किया गया 1 जनवरी 2019 तो ये विद इन वैलिड है, और ये वार्ड बाई लिमिटेशन एक्ट नहीं है। थैंक यू। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में बताना, और कुछ मिस्टेक रह गया हो मेरे को तो वो भी बता देना। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।